नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। और संविधान के बारे में इससे पहले हमारे जो एक्ट हो चुके हैं, 1773 का एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट हो चुका है। और मित्रों, इसमें क्या है कि हम जो कर रहे हैं, इसमें कंपनी का शासन कर रहे हैं, यानी 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी के शासन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे जो कंपनी के अंदर आने वाला जो चार्टर एक्ट है, यानी चार्टर एक्ट आएंगे प्रत्येक 20 वर्ष बाद में आएंगे। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आने वाला चार्टर एक्ट था 1793 का, यानी 1793 को पहला चार्टर एक्ट आता है, जिसमें क्या प्रावधान किए जाते हैं वो देखते हैं। इसका एक ध्यान रखना, यानी कंपनी के जो शासन था उसको 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। ये प्रत्येक 20-20 वर्ष बाद में आएंगे। ये चार्टर एक्ट बोलते हैं या इसे राजलेख बोलते हैं। तो प्रत्येक 20 वर्ष के बाद में आएंगे। उसका कारण ये था कि इन्हें 20 वर्ष के लिए व्यापार की अनुमति और प्रदान कर दी गई थी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रावधान किया गया। इसमें है 1773 के एक्ट में यह पारित किया गया था जिस कंपनी को व्यापारिक अधिकारों वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। ये अपने बात कर लिए, अभी 20 वर्ष के लिए कंपनी के अधिकारों को बढ़ा दिया था। और इसमें क्या था भी, बम्बई गवर्नर जनरल को बम्बई मद्रास की प्रेसिडेंसियों को अधिकार स्पष्ट कर दिया गया था। इसमें यह बताया गया था जो बम्बई था और मद्रास था, वहाँ की प्रेसिडेंसियाँ था, उन पर अधिकार थे वो गवर्नर जनरल के बता दिए गए थे कि आज से आपके ये अधिकार रहेंगे, आप इन मामलों में बम्बई व मद्रास के संबंध में विधि या कानून बना सकते हो। तो इन सभी का अधिकार स्पष्ट कर दिया था 1793 के चार्टर एक्ट में, यानी 1793 के राजलेख के तहत कर दिए गए थे। तो चलिए आगे बात करते हैं। और इसमें क्या था, इसमें और यह प्रावधान किए गए थे कि इस अधिनियम के तहत नियंत्रक मंडल जिसे बोलते थे अपने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था कर दी गई थी। तो इससे पहले क्या था, इस एक्ट यानी 1773 का जो ये 1793 का जो एक्ट आया था, यानी जो राजलेख आया था, उससे पहले क्या होता था, जो ये नियंत्रक मंडल था जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते, उनको जो तनख्वाह दी जाती थी वो दी जाती थी ब्रिटेन से। लेकिन इस एक्ट में ये प्रावधान कर दिया गया था कि ये भारत में ही है, तो इन्हें जो वेतन दिया जाएगा वो भी भारत के राजस्व से दिया जाएगा, यानी भारत का बजट में से इनको वेतन दिया जाएगा। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि ऐसा कौन सा राजलेख था जिसमें नियंत्रक मंडल को का वेतन भारतीय राजस्व से देना शुरू कर दिया था, तो वो 1793 का राजलेख एक्ट था। तो इस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं। लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव ब्रिटिश क्षेत्रों पर में, अब उन्होंने ये लिख दिया था कि लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों पर, जो ब्रिटिश भारत क्षेत्र था यानी जहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा था, वहाँ पर उन्होंने क्या लिखित रूप में कानून देने शुरू कर दिए थे। और वो सबसे पहले 1793 के चार्टर में देना प्रारंभ किया था। तो ये प्रावधान था। और इसमें और ये था कि सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया था। यानी कानूनों और विनियमों की, यानी 1793 से जो पहले आने वाले जितने भी कानून या विधियाँ थी उन्हें विनियम बोला जाता था। और अगर इनकी कुछ भाषा स्पष्ट नहीं, यानी जिसका अर्थ स्पष्ट ना हो, तो इसका न्यायालय व्याख्या करेगी। जिस प्रकार अब सुप्रीम कोर्ट, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं होता है, तो संविधान की व्याख्या करने के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट है, यानी न्यायपालिका है। उसी प्रकार यह अधिकार भी 1793 के एक्ट में दे दिया गया था कि अगर किसी चीज़ का व्याख्या स्पष्ट नहीं है तो न्यायालय उसकी व्याख्या कर सकता है। तो ये था जी 1793 का राज एक्ट या राजलेख कह सकते हैं। आगे बात करते हैं। इसमें आगे आएगा जी 1700, आगे आएगा जी इसमें 1713 का राजलेख या चार्टर। देखो पहला आया था 1793 को चार्टर एक्ट, दूसरा आ रहा है 1813 को, यानी प्रत्येक 20 वर्ष बाद में आ रहा है। तो ये 20-20 वर्ष बाद में आएंगे। तो इन्हें थोड़ा देख लेते हैं। इस चार्टर में क्या था, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी को भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। यानी जो कंपनी का व्यापार का एकाधिकार था, यानी इसमें ये था, इससे पहले ये था 1813 से पहले कि जो ब्रिटिश है, जो कंपनी में कार्य कर रहे हैं, केवल वो ही व्यापार कर सकते थे। लेकिन अब जो 1813 का जो चार्टर आया था उसमें ये प्रावधान कर दिया गया था कि कोई भी ब्रिटिश
कहीं पे भी व्यापार कर सकता है, इससे कंपनी से कोई लेना देना नहीं, यानी एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। लेकिन हुआ क्या था, उन्होंने रखा था चीन तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार हमेशा इसका ही रहेगा, किसका, कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रहेगा। यानी चीन के साथ जो व्यापार करना वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, अन्य ब्रिटिश नागरिक नहीं कर सकता, और चाय का व्यापार भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, दूसरा ब्रिटिश नहीं कर सकता जो कंपनी का सदस्य नहीं है। तो बाकी सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, केवल चीन तथा चाय के साथ व्यापार थे वो पूर्ण रूप से चलते रहे थे। और इसमें क्या प्रावधान किया गया था, और इन्होंने कहा प्रथम बार अंग्रेजों की भारत में संवैधानिक स्थिति स्पष्ट हो गई थी। इसमें यह बताया कि प्रथम बार अंग्रेजों की भारतीय स्थिति स्पष्ट हो गई थी। इन्होंने बता दिया था कि भारत में अब वो किस प्रकार से शासन करने वाले हैं, इस स्थिति स्पष्ट होने लग गई थी। कैसे, क्योंकि उन्होंने ऐसे सोचा कि भारतीयों पर शिक्षा के लिए सर्वप्रथम 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान कर दिया था। उन्होंने सोचा कि अगर हमने लंबे समय तक यहाँ पे रहना है यानी राज करना है तो हमें भारतीयों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम भारत की शिक्षा पर रुपए खर्च होने हुए थे, और कितने थे, 1813 के जो राजलेख में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया था। उससे ये थे कि भारतीय हमारा सहयोग करेंगे, यानी भारत की संवैधानिक स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट होना प्रारंभ हो गई थी। तो ये अंग्रेजों ने उठाए गए महत्वपूर्ण कदम थे, और इसमें और महत्वपूर्ण भूमिका थी कि जो 1813 का जो चार्टर था उसमें उसके तहत ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार का मतलब धर्म प्रचार की अनुज्ञा दे दी, यानी आज्ञा दे दी कि आप धर्म प्रचार कर सकते हो ईसाई में, यानी ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हो। सर्वप्रथम 1813 के चार्टर में यह बात कही गई थी। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में शिक्षा पर खर्च होने वाली पहली विधि हमें किस चार्टर में मिलती है, तो वो 1813 के चार्टर में मिलती है। आगे इसमें क्या था, स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दे दिया था। यानी ऐसी संस्थाएं जो स्वायत्त शासी यानी खुद की है यानी निजी है, वह संस्थाएं करारोपण यानी कर टैक्स लगा सकती हैं, तो उन्हें यह अधिकार दे दिया गया था। तो ये सब कुछ था 1813 के राजलेख यानी 1813 के चार्टर के तहत ये प्रावधान किए गए थे। और क्या किया गया था, अब देखते हैं। अगला आएगा 1813 का चार्टर एक्ट राजलेख बोलते हैं। देखो, तो पहला आया था 1793 को, दूसरा आया 1833 को, यानी 20 वर्ष बाद में। इसमें ये प्रावधान और कर दिया था कि कंपनी के व्यापार को फिर से 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, अनुमति दे दी गई थी। और इसमें क्या था, बंगाल की गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यानी जो बंगाल का गवर्नर है उसको संपूर्ण भारत का, यहाँ पे ये बंगाल था तो यहाँ का जो गवर्नर है, यानी यहाँ अलग अंग्रेज थे, यहाँ अलग, यहाँ के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यानी जिस जिस क्षेत्र पर वो अंग्रेज अपना राज कर रहे थे तो संपूर्ण भारत पर गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब आपसे प्रश्न आएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग करना है आपने, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो आपने लॉर्ड विलियम बेंटिंग करना है। तो भारत के लिए बेंटिंग ही करेगा ना, बेंटिंग तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग करेगा, इस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा। तो इसमें यह प्रावधान कर दिया गया था कि संपूर्ण यानी एक तरीके से देखें तो इस राजलेख के तहत शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया था। सीधी बात है, जैसे ये इस तरीके से जो बंगाल था उसका जो गवर्नर जनरल था पूरे भारत पे अब नज़र रखेगा, यानी इसका केंद्र बिंदु बंगाल को बना दिया गया था, कोई भी कार्य बंगाल के अधीन होकर ही करेगा। तो ये केंद्रीकरण की शुरुआत हो गई थी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में केंद्रीकरण का शुरुआत कौन से बिंदु के तहत दिखती है, यानी कौन से राज्य एक्ट के तहत दिखती है, चार्टर के तहत, तो वो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत दिखती है। आगे बात करें, गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया था। देखो, केंद्रीकरण हो रहा है तो शक्तियां भी देनी पड़ेंगी, शक्तियां दी तो गवर्नर जनरल था वो संपूर्ण भारत पे कानून बना सकता है, लेकिन उससे जो उसकी काउंसिल थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, उसको ब्रिटिश संसद से अनुमति लेना जरूरी था, यानी ब्रिटिश का जो सम्राट था वहाँ से अनुमति लेना आवश्यक था, लेकिन वो कानून पूर्ण भारत पर बना सकता था। और इसमें क्या था, इस नियम के तहत सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी जो भारतीयों के लिए थी वो थी दास प्रथा रोक दी, दास प्रथा का निषेध कर दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि कौन से एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा समाप्त हो गई थी, तो वो 1833 का राजलेख था जिसके तहत भारत में दास प्रथा समाप्त हो गई थी। तो दोस्तों, दास प्रथा क्या था, इससे पहले होता था कि
दास थे उनके पुत्र भी दास होते थे, उनके पुत्र यानी कि पीढ़ियाँ दासों तक ही रहती थी। तो ये भारत में एक बहुत ही बड़ी क्रूरति थी, यानी बहुत ही गलत बात थी, जिसे अंग्रेजों ने समाप्त किया था। दोस्तों अंग्रेज आए थे, उन्होंने बुरा भी किया तो अच्छा भी करके गए थे। अब बात करते हैं कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था, यानी व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया, चाय व चीन के साथ व्यापार भी समाप्त कर दिया था। यानी अब कोई भी ब्रिटिश नागरिक जहां चाहे जैसे चाहे व्यापार कर सकता है, उसको किसी भी तरीके से कंपनी के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें क्या है कि भारत में एक विधि आयोग की स्थापना, यानी भारत के अंदर एक विधि आयोग की स्थापना की गई थी। जो विधि कानून बनाने की स्थापना हो गई वो उसका अध्यक्ष बनाए गए थे लॉर्ड मेकाले। अगर आपसे पूछे भारत में विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मेकाले थे जो इसके अध्यक्ष थे। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसमें क्या था, कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक दायित्व सौंप दिए गए थे, यानी प्रशासनिक कार्यों को और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। कंपनी को बता दिया गया था कि प्रशासनिक कार्य ये करेंगे, राजनीतिक कार्य ये करेंगे, यानी इनको दायित्व थे वो अलग अलग सौंप दिए गए थे। और सबसे पहले भारतीय नागरिकों पर शिक्षा पर 10 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान कर दिया गया था। यानी जो 1813 में चार्टर एक्ट आया था उसमें 1 लाख रुपए थी शिक्षा पे खर्च, वो 1833 के जो चार्टर एक्ट में 10 लाख रुपए भारतीयों शिक्षाओं पर खर्च करने का प्रावधान कर दिया गया था। इसमें यह कहा था कि हम भारतीयों के साथ किसी तरीके का शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। अगर हमें लंबा समय तक शासन करना है तो भारतीयों को लेना पड़ेगा, यानी भारत की जो उच्च गुणवत्ता वाले विद्यार्थी है या अच्छे जो बुद्धिमान बुद्धिजीवी वर्ग है उन्हें हमें उठाने के लिए उन पर कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया था 1833 के एक्ट के तहत। अगर आपसे पूछे भारत का गवर्नर जनरल कौन था पहला, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। इस बात का ध्यान रखना। अगर पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग था। अगर आपसे पूछ ले बंगाल का गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव था। यानी बंगाल का अगर अकेला गवर्नर पूछे तो वो रॉबर्ट क्लाइव, यानी अकेला गवर्नर। ठीक है जी, गवर्नर छोटा होता है जी, अकेला गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव था। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का गवर्नर जनरल तो आपने करना है वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इस बात करना वारेन हेस्टिंग को करना है। अगर आपको पूछे भारत का गवर्नर जनरल तो भारत का गवर्नर जनरल आपने करना है लॉर्ड विलियम बेंटिंक करना है। भारत के संविधान के निर्माण का आंशिक संकेत इस चार्टर में दिखाई देता है, यानी 1833 का चार्टर था। यानी इसमें भारत की संविधान निर्माण के आंशिक संकेत मिलते हैं कि यहाँ से भारत का संविधान बनना शुरू हो गया था। दोस्तों मैंने 1600 से प्रारंभ किया था इसका इतिहास काल। उसका कारण ये था कि हमें पता चले कि हमारा संविधान का निर्माण किस किस तरीक़ों से किस किस परिस्थितियों से होकर गुजरा था, इसलिए मैंने ये इतिहास के बारे में बताया था। वरना मैं सीधा संविधान सभा से भी करा सकता था, लेकिन नहीं, ये ज़रूरी था, इसका इतिहास देखना ज़रूरी था। तो हमें आंशिक प्रभाव अगर हमें दिखाई देता है तो 1833 का राजलेख के तहत हमें दिखाई देता है, क्योंकि देखो इसमें शिक्षा पर भी पैसा खर्च हो रहा है और केंद्रीकरण भी हो रहा है। संपूर्ण भारत पे एक केंद्र बिंदु स्थापित कर दिया गया था बंगाल को, और संपूर्ण भारत पे एक गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था, यानी सबसे बड़ा पद आ गया था। और जो सबसे बड़ा पद था वो था भारत का गवर्नर जनरल का पद आ गया था। तो इसमें ये प्रावधान किया गया था, इसमें केंद्रीकरण दिखाई देता है और संविधान निर्माण में भी ये आंशिक संकेत दिखाई देते हैं। तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट। अब था 1853 का चार्टर एक्ट। अब इसमें 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया था व्यापार के लिए, ये भी 20 वर्ष बाद में आया था। अब देखो इसमें क्या प्रावधान थे। इस चार्टर में कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक कर दिया गया था। यानी इसमें ये एक प्रावधान कर दिया गया था, जो विधायी कार्य हैं वो अलग होंगे, कार्यपालिका के कार्य अलग होंगे। कार्यपालिका का काम होता है कोई कानून बनाए हैं उन्हें लागू करना। विधायी कार्य होते हैं जो विधायकों जो कानून निर्माण की शक्ति, कानून जो बनाने की शक्ति होती है वो विधायकों की होती हैं। अब इससे बात करें कि भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना कर दी गई थी। यानी भारत में एक विधान परिषद की स्थापना कर दी गई थी। जिस प्रकार एक राज्यसभा है या राज्यों में जो विधान परिषद है, उस तरीके की पूरे भारत में एक
नया मतलब परिषद को घोषित की गई थी जिसका नाम विधान परिषद था, और इसमें सदस्य कितने थे, उसमें 12 सदस्य थे जो इसमें शामिल किए गए थे। और इसमें क्या प्रावधान था, 1853 के अधिनियम में ही सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना, यानी ये जो भारत है, इस तरीके का ये भारत है, तो इसके पूरे भारत के लिए जहाँ जहाँ वो शासन कर रहे थे उसके तहत सभी सदस्य चुने जाएंगे, यानी पूरे को एक विधानमंडल में बांट दिया था। और इसके 2 सदन होंगे जिसके अंदर सदस्य मनोनीत भी बैठेंगे और चुने हुए भी बैठेंगे, प्रांतीय सदस्य भी बैठेंगे। तो पूरे भारत के अंदर पूरे भारत को एक विधानमंडल में बांट दिया गया था 1853 के अधिनियम के तहत। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि खुली सिविल सेवकों की भर्ती, यानी इससे पहले नामजद व्यक्ति होते थे वो ही बड़ी पोस्टों पे बैठते थे, लेकिन अब इसमें ये प्रावधान कर दिया गया था कि अब खुली भर्ती है। जो आप आज वर्तमान समय में आप खुली भर्ती देख रहे हो, जैसे RS की है, व्याख्याता की है, स्कूल लेक्चरर की, कॉलेज लेक्चरर की है, पटवारी, कांस्टेबल जो देखते खुली भर्ती, यानी सभी को अवसर दिया गया है। उसी प्रकार इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 1853 की राजलेख की शुरुआत होती है, यानी सिविल सेवकों की खुली भर्ती, यानी कोई भी आके अपनी योग्यता के दम पे पोस्ट हासिल कर सकता है। कोई भी कलेक्टर बनना चाहे तो बन सकता है, अगर आप में योग्यता है तो आप ये बन सकता है। उससे पहले क्या होता था, नामजद यानी रिकॉर्ड नाम आता था, वही व्यक्ति इस पोस्ट पे होते थे, अन्य कोई भी शामिल नहीं हो सकता, भले ही आपको कितना ही नॉलेज हो, कितना ही ज्ञान हो, ये चीज़ मायने नहीं रखती थी। अब और इसमें क्या प्रावधान किया, इस अधिनियम के तहत प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व दे दिया गया था। इस बात का ध्यान रखना भी, इस अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया था कि जो विधान परिषद में सदस्य चुने जाएंगे वो उसी प्रांतीय या उसी क्षेत्र यानी उसी स्थान के होंगे। इससे पहले वो ब्रिटेन से मनोनीत होकर आते थे, लेकिन अब सब प्रथम 1853 की चार्टर एक्ट में ये प्रावधान कर दिया गया था कि अब जो इसमें सदस्य चुने जाएंगे वो क्षेत्रीय होंगे, यानी स्थानीय लोग होंगे। इस बात का ध्यान रखना, विधान परिषद में सदस्य चुनने वाले थे। अब बात करें, हमने कंपनी का शासन जो शुरू किया था 1773 से शुरू किया था कंपनी का शासन, और वो कंपनी का शासन समाप्त होता है 1858 में, क्योंकि ये जो कंपनी का आने वाला अंतिम जो एक्ट था, जो चार्टर था, वो यही था, जो राजलेख था, समाप्त हो जाता है, यानी 1773 से जो शुरू हुआ था 1858 से समाप्त हो जाता। उसका कारण ये था कि भारत में 1857 को एक सैनिक विद्रोह हो जाता है, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो जाता है, और उसी कारण कंपनी का शासन चला जाता है। तो ये था कंपनी का शासन जो पूरा होता है 1773 से प्रारंभ होकर 1858 तक चलता है, और इसी के साथ कंपनी का शासन समाप्त। और उसके बाद जो शासन शुरू होगा वो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पर होगा ब्रिटेन का शासन, या ब्रिटेन के ताज का शासन, क्राउन का शासन बोला जाता है। वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।